हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वशिष्ठा क्लासेज आरवीएल में। मेरा नाम है राविंद्र मिश्रा और आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा उठेंगे आपके तो इस चैप्टर से उठेंगे। और एक पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज इसका वन शॉट पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 2 या 2.5 घंटे, जितने घंटे में हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में जहां तक हो सकेगा हमसे जितना भी उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना पर जा पाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, रीढ़ की हड्डी को मजबूती दे दो और बैठ जाओ बड़े ध्यान लगा करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के लिए। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जिसके बारे में हमको पढ़ना है भाई साहब वो है चार्ज। क्या है सर? चार्ज, आवेश। क्या होता है चार्ज? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। क्या कहा हमने? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमारा एक नेचर हो गया कि हम कड़वा बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं, ये हमारी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। इस चौक की प्रॉपर्टी है कि इससे लिखा जाता है। तो उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज होता है और वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? ठीक है। दूसरी बात, चार्ज को सर हम लिखते हैं क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल है क्यू, इसका सिंबल है क्यू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। एक पॉइंट लिखना है तुमको कि ज्यादातर जितनी भी चीजें होती हैं वो इनिशियली न्यूट्रल होती हैं। वो क्या होती है? इनिशियली न्यूट्रल। यानी अगर कोई एक ए बॉडी है और एक कोई बी बॉडी है तो ये न्यूट्रल रहेंगी। अगर ये चौक है तो ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहेगी। आप अगर हैं तो आप न्यूट्रल हैं। क्यों? अगर आपके अंदर कोई चार्ज होता तो या तो आप अट्रैक्ट कर रहे होते किसी को या तो आप रिपेल कर रहे होते, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि आपके अंदर चार्ज क्या है? न्यूट्रल है। आई बात समझ? कैसे होता है न्यूट्रल? आइए समझते हैं। अगर हम कहें कि कोई एक ए बॉडी है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10। ये क्लास 9th में ही हम पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है भाई साहब। अब इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में और प्रोटॉन होता है प्लस में। 10 माइनस 10 प्लस को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। यानी सर ये इसका ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज अगर इसके पूरे की बात करें तो इसका ओवरऑल चार्ज 0। एक बी बॉडी थी, इसके अंदर थे 15 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने थे? 15। सर 15 इलेक्ट्रॉन यानी 15 माइनस 15 प्रोटॉन्स यानी सर 15 प्लस, यानी सर इसका भी ओवरऑल चार्ज 0। यानी ए और बी अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। शुरुआत में जितनी भी बॉडीज होती हैं या हम कहें कि जितनी भी बॉडीज हैं अगर वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रही तो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इसीलिए वो किसी चीज को ना ही अट्रैक्ट कर रही और ना ही रिपेल कर रही। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हर ऑब्जेक्ट के पास होती है। और दूसरी बात सर, शुरुआत में जितनी भी बॉडीज होती हैं, जितनी भी इस दुनिया में बॉडीज हैं, सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सब इलेक्ट्रिक क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, यहां तक बात। तो सर चार्ज पैदा कैसे होगा? जब न्यूट्रल है तो फिर अट्रैक्ट या रिपेल ही नहीं करेंगे, तो सर पैदा कैसे होगा वही समझते हैं। आइए, जब सारी चीजें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो पैदा कैसे होगा चार्ज? फिर क्योंकि चार्ज तो 0 है सब में, तो फिर अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे कैसे? आइए समझते हैं। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, किस में आएंगी? कांटेक्ट में।
यानी सर यही वाला ऑप्शन लेते हैं हम, ए और बी, कि इस तरफ ए है, इस तरफ बी है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 10 प्रोटॉन, इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 15 प्रोटॉन। सर ये एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। अब क्या हुआ कि ए और बी कांटेक्ट में आए। किस में आ गए? ये आए ए और बी कांटेक्ट में। ये ए है, ये बी है। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। किस में आ गए सर? कांटेक्ट में। अब जब कांटेक्ट में आएंगे, जरा समझने की कोशिश करना। अब प्रोटॉन जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में, लिख लो जरा। प्रोटॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस अंदर बैठे हुए होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? सेल बाहर होते हैं। अब होगा क्या भाई साहब, इसके इलेक्ट्रॉन अंदर से, अब ऐसे होगा ना, ये बॉडी के, ये न्यूक्लियस बीच में होगा, इसके अंदर 10 प्रोटॉन बैठे होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, पहले 2, फिर 8, फिर ऐसे कर रहे होंगे। हाँ भाई साहब, अब तुम हमको बताना, अभी वो नंबर नहीं देखना, 10 प्रोटॉन अंदर बैठे हुए हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज को खींचेगा, ठीक है खींचने दो। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन ये अंदर है, तो ये पॉजिटिव वाला इनको ज्यादा तेजी से खींचेगा या बाहर वालों को? जो पास है उनको ज्यादा तेज खींचेगा, जो दूर है उनको ज्यादा तेज नहीं खींच पाएगा। तो अब होता क्या है, अगर ये चौक है हम कहें, तो अब प्रोटॉन इसके कहां है? न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो इसके सरफेस पर भी होंगे। अब प्रोटॉन अंदर वालों को ज्यादा तेजी से खींच रहा होगा तो बाहर वालों को? अंदर वालों को। तो होता क्या है, जैसे ही दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगी, इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचे नहीं जा रहे हैं, तो ये दूसरे के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? किसी दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा तेजी से खींच नहीं रहा है। तो अब होगा क्या, इससे और इसमें हम कहेंगे, इससे या इसमें आ जाएंगे, या तो इससे इसमें चले जाएंगे। हम कहेंगे कि मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इस तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग के चले गए। अब देखना, अभी तक चार्ज इसमें 0, इसमें भी 0। ट्रांसफर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, जब ट्रांसफर हो गया तब ए में कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो गए नहीं, प्रोटॉन जाते नहीं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते, प्रोटॉन 10 आज भी। अच्छा 2 चले गए, 15 थे, 2 आ गए इसके पास तो 17 हो गए, और प्रोटॉन कितने? 15। अच्छा यहां तक पास। सर अब जरा देखिए, ये 8 माइनस ये 10 प्लस, 8 माइनस 8 प्लस को खत्म कर पाएगा। इसके अंदर सर +2 का चार्ज चढ़ गया। इसके अंदर कितना चढ़ेगा सर? 17 माइनस 15 प्लस को खत्म करेगा। इसके अंदर -2 का चार्ज चढ़ेगा। हाँ सर, यानी अगर 2 बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज। इसके अंदर पॉजिटिव और इसके अंदर निगेटिव। अब ये बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट। अब तुमको सिखाया गया होगा कि जब भी हम या स्केल वगैरह को अपने हेयर्स पर रब करते हैं तो वो अट्रैक्ट करने लग जाती है, तो उसमें भी क्या होता है? यही होता है। यहां तक अगर बात समझ में आई हो, भेजे में चढ़ी हो, तो कॉपी में उतार लो, कॉपी में उतार लो और दिमाग में बिठा लो। चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ जल्दी से। क्या बोला? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपेल करता है। चार्ज जब 2 बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होता है। यहां तक अगर बात समझ में आई है तो बोलो जय बाबा की। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए इरेज 1 2 3। आगे पढ़ना है हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे आइए, चलिए चार्ज क्यों होता है, धन्यवाद ये आप बताने के लिए। अब अगर हम कहें भाई साहब कि किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज डेवलप होगा, कितना चार्ज, तो आइए फिर उसी की तरफ चलते हैं भाई साहब। फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा।
इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 10, इसके अंदर कितने प्रोटॉन 10 फ्री, इसके अंदर कितने 15 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने 15, कितने का ट्रांसफर हुआ 2 का, इसके अंदर कितने का चार्ज चढ़ा +2 का, इसके अंदर कितने का चढ़ा -2 का। आइए सर, -2 इलेक्ट्रॉन का, -2 इलेक्ट्रॉन का चढ़ा और इसके अंदर +2 प्रोटॉन का चढ़ा। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब अगर हमको सर ये सब ना बनाना पड़े तब कैसे बताएंगे? आइए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है Q का कितना चार्ज डेवलप होगा, Ne। कैसे आया ये, आइए समझते हैं, जरा देखना। इस बॉडी में 10 थे, इस बॉडी में 15 थे, ट्रांसफर कितने का हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कितना चार्ज था 0, इसके अंदर भी कितना था 0। कितने इलेक्ट्रॉन गए 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो अब अगर हम आपसे कहें कि एक टॉफी अगर 5 रुपए की है, एक टॉफी कितने की 5 रुपए, तो हमको बताओ 10 टॉफी कितने रुपए की पड़ेगी? तो तुम कहोगे 50 की पड़ेगी। हमने कहा कैसे निकाला? तुमने कहा एक का पता है, 10 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करवा दिया एक का। तो हमने कहा वही करना है। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं इस बॉडी में हमको नहीं पता। हमने कहा अगर n इलेक्ट्रॉन गए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज कितना पैदा होगा, n इंटू ई चार्ज पैदा होगा। नहीं आई बात समझ? हमने क्या कहा, एक टॉफी 5 रुपए की, 10 टॉफी 50। कैसे निकाला? एक का मल्टीप्लाई करवा के। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज ई है तो n इलेक्ट्रॉन अगर गए हैं तो कितना चार्ज, n इंटू ई। तो ये बन के आया फॉर्मूला सर, Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू Ne। बहुत जल्दी से लिखो इसको, कॉपी में उतारो। Q इज इक्वल टू Ne और इरेज करते हैं फटाक से सब। तो चार्ज का फॉर्मूला बन के आया है हमारे पास, Q इज इक्वल टू Ne। N क्या है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। बहुत ध्यान से समझना है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, गए कितने हैं। कितने हैं इससे मतलब नहीं, ए में कितने इलेक्ट्रॉन थे इससे लेना देना ही नहीं, कितने गए हैं, 2 गए हैं, N 2 होगा। इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं या आ रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, उससे मतलब होगा, क्योंकि चार्ज तो उसी की वजह से पैदा होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पैदा होगा। नहीं आई बात समझ में? आई तो जल्दी समझो। तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, और E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है। तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, उतारो भाई साहब। अच्छा सर, एक और पॉइंट लिखिए सर। N, अच्छा एक बात जरा यही समझने की कोशिश करना। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, यानी कितने होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि N की वैल्यू 1/2 है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आ रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन। आधा इलेक्ट्रॉन आने जाने का मतलब क्या हुआ कि आधा टूट गया। आधा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा उसी बॉडी में पड़ा रह गया, आधा आया है हमारे पास, इससे आ रहा है, इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन से मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन था उसका आधा पोर्शन निकाला है, आधा इसी में पड़ा। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि इलेक्ट्रॉन टूट जाए, एक तो इतना छोटा पार्टिकल है जिसको तुम खुद नहीं देख पा रहे हो माइक्रोस्कोप से भी, और उसके बाद कह रहे हो कि आधा इलेक्ट्रॉन है। पॉसिबल नहीं ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना बीच में खींचा हुआ है। तो N जो होता है, N ऑलवेज टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज। N जो होगा वो हरदम इंटीजर लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। कभी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, कभी 3/2 नहीं आएगा। लिख लो, ये कभी फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं लेगा, N कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा। इट कैन नॉट टेक फ्रैक्शनल वैल्यूज। बाबू उतारो जल्दी से, कि यानी कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5, 4.5, 5.5, 12.5, 16.5, 17,
अब फलाना रवांगा जो भी होता है, ये सारी गंदी गंदी बातें हम नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि n जो होगा सर वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 या तो 4 या तो 5। लिखिए, उतारिए, छापिए, चलते हैं आगे की तरफ। जी हाँ, खत्म। तो Q इक्वल टू एनी समझ में आ गया सर कि चार्ज कितना पैदा होगा किसी के अंदर, एनी चार्ज पैदा होता है। एन क्या होता है सर, कितने इलेक्ट्रॉन गए आए। ओके सर, यूनिट बेटा इसकी होती है कूलाम। यूनिट क्या होती, कूलाम। तो सर एक जगह उतार लें कि हमने क्या पढ़ा है, हमने सर पढ़ा है Q इक्वल टू एनी। ओके सर, एन सर होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये बाबू लिखा हुआ है, और ई का होता है चार्ज। चार्ज कितना होता है सर, ये लिखना है, रट जाए बाबू है आ सर। ये सर हो गया सर, ये समझ में आ गई बात। आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं, आदत है हमारी क्वेश्चन करवाने की ज्यादा। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कोई एक ए बॉडी है और कोई एक बी बॉडी है, ए से बी में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 5 का। देन फाइंड चार्ज डेवलप्ड इन बॉडीज, देन फाइंड चार्ज डेवलप्ड इन बॉडीज। इन दोनों बॉडीज में कितना चार्ज डेवलप होगा। अच्छा भाई साहब, ए से बी में जा रहे हैं, ए से बी में, अब इसके इलेक्ट्रॉन बाबू कम होंगे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दानी है, दानी तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। ये ले रहा है, ये कर्जा चढ़ा रहा है, इसलिए माइनस पैदा होगा। आई बात समझ, आ जाओ। कितना होगा सर, सर हमको पता है चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी। हाँ सर पता है। अच्छा सर n हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या ले रहा है, कितने जा रहे हैं, 5। सर n की वैल्यू 5, और सर E तो पता ही है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि सर वो लिखा है। ठीक है बाबू, लिख लिया। सर नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है, पावर का नंबर से नहीं होता। तो नंबर का नंबर से 5 इंटू 1.6 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सर इतना चार्ज डेवलप होगा। समझ में आ गई सब बात, आएगी नहीं आई, अगर आई तो छापो, आई अगर तो छापो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी चार्ज ही है और हो चुके हैं हम 17 मिनट, और अभी हम चार्ज पर ही हैं, पहले ही टॉपिक पर। इरेज 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीआईक्यू में आया हुआ है तो इसको रट लेना, और जो रिजल्ट आए वो तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या कहता है सर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gain or loss to produce 1 coulomb of charge। एक कूलाम चार्ज पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं आदान प्रदान होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने पड़ेंगे एक कूलाम चार्ज पैदा करने के लिए। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, एन मांग रहा है सर हमसे। सर चार्ज कितना है, कह रहा कि एक कूलाम चार्ज, यानी क्यू सर मिल गया सर एक कूलाम, और ई तो सर पता ही है हमको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्बो है ना। ओके सर एन मांग रहा है। आइए सर फॉर्मूला पता है सर हमको, हमसे आप कैसे भिड़ सकते हैं जब फॉर्मूला पता है। एन निकालना है तो सर एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। सर आइए लिखते हैं, क्यू सर एक कूलाम, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके सर, आइए सर इसको आगे करते हैं। पावर सर नीचे है, ऊपर भेजिए, 10 की पावर 19 प्लस, नीचे थी माइनस, ऊपर गई प्लस, नीचे 1.6। सर अभी तो आपने बताया नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, तो नंबर का नंबर से डिवाइड। हाँ यानी इसका इससे डिवाइड कोई नहीं होगा, इसके आगे 1 लिखो, उसको डिवाइड करो 1.6। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का नंबर से डिवाइड करेंगे। पावर का खेल अगर बेटा तुमने किया तो फिर बुरा फंसोगे।
अच्छा सर, पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, तो 10/16 इंटू 10⁻19। अच्छा सर, इसको 100 बना लेते हैं, बटे 16। अब 100 बनाया, एक जीरो लिया, तो एक जीरो कम करना पड़ेगा, 18। अब इसको मारो गिरा के, तो ये जाएगा 16×96 66.25 इंटू 10। इतने इलेक्ट्रॉन हमको देने पड़ेंगे एक कूलम चार्ज पैदा करने के लिए। कितना, यानी सर कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? अगर हम इसको लिखें तो 625 लिखो बेटा, उसके आगे 16 जीरो लगाओ। उसके आगे कितने जीरो लगाओ? 16। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। पढ़ो इसको, इतने इलेक्ट्रॉन तुमको देने पड़ेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तब जाकर के कहीं एक कूलम चार्ज पैदा होगा। कितना? एक। भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट जाए कि अगर एक कूलम चार्ज पैदा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हमको भेजने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। इतने 6.25 इंटू 10⁻18। कितना? 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे जिससे चार्ज एक कूलम हो जाएगा। ठीक है सर, इरेज 1 2 3। आगे चलते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इन 3 कूलम। 3 कूलम चार्ज पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने पड़ेंगे? सर, टॉफी वाला खेल खेल लिया जाए, एक टॉफी 5 की तो 10 टॉफी 50 की। एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर 3 कूलम में कितने? 3 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। नहीं समझे? आ जाओ। हमने कहा 3 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे 3 कूलम चार्ज पैदा करने के लिए। तो सर अभी तो पढ़ा है, एक कूलम चार्ज पैदा करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। तो 3 में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई करा दो इसको। बिल्कुल सर। सर नंबर का नंबर से करेंगे? हाँ सर बिल्कुल, नंबर का नंबर से करेंगे। इसका इससे होगा कितना? 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 3 6 18 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन हमको देने या लेने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं 3 कूलम चार्ज पैदा होगा। बात समझ में आई हो तो पकड़ लो, क्योंकि बेटा बार बार ये बात समझ में आती नहीं है। और यहां पर हम चार्ज के बारे में पढ़ करके आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे जय माता दी। चार्ज आ गया, चलिए। क्या होता है चार्ज? चार्ज Q इक्वल टू एन होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। धन्यवाद बताने के लिए। आइए सर नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, करंट। किस क्या डालते हैं हेडिंग? करंट। क्या होता है सर ये करंट? आइए बच्चे समझते हैं, समझना जरा। चार्ज किसकी वजह से पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, चार्ज पैदा होगा? नहीं होगा। चार्ज पैदा होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगे, चार्ज क्या करने लगे? फ्लो करने लगे, तो पैदा होती है करंट। सर चार्ज फ्लो हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि चार्ज पैदा किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। नहीं आई बात समझ? आएगी? नहीं आई, नहीं आई।
यानी इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगी। हाँ सर, अगर कोई वायर है, एक वायर हमने लिया, अगर वायर में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे तो क्या पैदा हो जाएगी सर? करंट। हाँ सर, एकदम सही पकड़ा बेटा तुमने। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यानी चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, हाँ बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है, धन्यवाद। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यों लिखा है सर, ये समझ में नहीं। चार्ज का फ्लो करना तो कहलाता है। अब देखना जरा रेट क्यों लगा है बेटा, हमको करंट मेजर करनी है। हम कैसे मेजर करेंगे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? तो हम इसमें देखते हैं, तो हम इसमें देखते क्या है कि मान लो ये वायर है, मान लो क्या है, वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इस तरफ बह रहा है, ठीक है। अब और अच्छा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहे हैं, ठीक है, बहने दीजिए सर। अभी डायरेक्शन पढ़ेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ बहेंगे तो करंट इस तरफ बहती, उल्टा बहती ना, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक। हाँ तो सर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ये तो बात समझ में। अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि बेटा करंट कितनी है? तो हम करते क्या है जरा समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दो। हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन काटेंगे। हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन काटेंगे और देखेंगे कि एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहा, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे, उससे देखेंगे एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वो करंट होगी। नहीं आई बात समझ में? क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो होता है करंट। आई बात समझ में? नहीं आई? लिख लो भाई साहब। आइए सर समझते हैं आगे। करंट बेटा, करंट डिनोट करी जाती है आई से। किससे डिनोट करी जाती है? आई से। फॉर्मूला बनाते हैं क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी रेट शब्द आए बेटा टाइम से डिवाइड कर देना। तो चार्ज रेट लिखा था इसीलिए टाइम से डिवाइड कर दिया। आई इज इक्वल टू बन गया क्यू बाई टी। यूनिट होती है इसकी एम्पियर। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। आई बात समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सर, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो जिस दिन सर चार्ज हमको ना दिया गया तो उस दिन क्या करेंगे? तो चार्ज निकालने के लिए सर फॉर्मूला एन होता है, तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी यूज करेंगे। ये दो फॉर्मूले आ गए करंट के। क्या? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ये उतारो। यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर, ठीक है। करंट होती क्या है? एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये होती है करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यूनिट क्या होती है? एक एम्पियर, सॉरी यूनिट होती है एम्पियर। यहां तक हो गया, ठीक है। आगे आइए, हेडिंग में डालिए 1 एम्पियर। हेडिंग में डालिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है सर? आइए सर क्वेश्चन समझते हैं, फॉर्मूले समझते हैं। आई 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर होगी। कब होगी 1 एम्पियर करंट? जब चार्ज कितना हो जाए? वेग कूलम। कितना टाइम? 1 सेकंड। इसको अगर लिखना चाहें कैसे लिखेंगे कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तो करंट जो पैदा होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो लिखो, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second through a wire, then current produced is 1 एम्पियर। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाएगा उस समय पर जो करंट पैदा होगी वो कितनी पैदा होगी? 1
एम्पियर पैदा होगी। कितनी पैदा होगी? 1 एम्पियर। हमने क्या कहा? I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। 1 एम्पियर निकालने के लिए कुछ नहीं करना बच्चा तुमको, 1 एम्पियर जब भी है तो हर जगह 1 पुट कर देना होता है सिर्फ। तो क्यू की जगह कितना किया? 1 कूलम। टाइम की जगह कितना? 1 सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? अभी बताया था कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज बहेगा, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज बहता है तो वो करंट कितनी पैदा कर देगा? 1 एम्पियर कर देगा। ये लिख लो बेटा, करंट की डिफिनीशन आए ना आए, एम्पियर की डिफिनीशन जरूर आती है, 1 एम्पियर की डिफिनीशन जरूर आती है। इसको करते हैं इरेज और आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इतना हो गया। आगे लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 2 फॉर्मूले पढ़ लिए हमने अभी तक, करंट पढ़ लिया है, चार्ज पढ़ लिया है। अब कर लेते हैं सर कुछ क्वेश्चन, और हमारे पास है बुक, तो क्वेश्चंस की झड़ी लगा देंगे। क्यों परेशान हैं आप सभी लोग? बस 2 मिनट की बात है, क्वेश्चंस हम देख लें और फिर आपके सामने उनको करते हैं प्रस्तुत। जस्ट अ मिनट। कहाँ चलेगा भाई से क्वेश्चन? अरे मिल जाओ भाई। ओके, क्वेश्चन मिल गए हैं हमको लगता है, ये न्यूमेरिकल्स। आइए आ जाओ भाई साहब, लिखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोला बेटा, इन अ कंडक्टर, एक कोई कंडक्टर है, 6.25 into 10 to the power 16 electrons flow from its end A to B in 2 seconds. Find the current flowing through conductor. Find the current flowing through conductor. Let's calculate the answer of this question. Show. आइए भाई साहब समझते हैं, पढ़िए। इन अ कंडक्टर, एक कोई कंडक्टर है, 6.25 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या दिया गया बच्चा? कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन यानी n, इतने यानी n, इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड में, यानी कोई एक वायर है, उसका एक एंड है एक बी, ए से बी तक जाते हैं, यहां से यहां तक इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, कितने सेकंड में जाते हैं? 2 सेकंड में जाते हैं, यानी टाइम 2 सेकंड है। आ जाओ बच्चा, फाइंड द करंट। करंट मांग रहा है तो सर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन सर चार्ज दिया नहीं गया, चार्ज नहीं दिया गया तो एन बाई टी लगाओ ना बेटा। बस आइए सर, आइए। एन सर कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर दिए गए 6.25 into 10 to the power 16। सर ई तो पता है, आपने अभी तो रटाया है कि 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सर जमा दीजिए उसको, बिठाइए बगल में, बहुत बढ़िया इंसान हुआ करता है ये इंसान। और भाई साहब टाइम सर 2 सेकंड, बाबू इसको इससे उड़ा दो तो I इज इक्वल टू कितना आया? 6.25 इंटू इसको उड़ाओगे तो 0.8 मिलेगा, इंटू नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, पावर का पावर से। गलती करोगे तो मार खाओगे, कभी मत करना, सामने होगे तो बहुत मारेंगे। ये इरेज करो, ठीक है, इधर इरेज किया।
आइए, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर से। इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, कोपचे में आओ। 6.25 इंटू 0.8। आइए, 8 का 5 से 40, 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 8 6 48 तो 50। भाई साहब कितनी बार डेसिमल लगेगा? 2 इधर से 1 इधर से, 3 डिजिट बाद, तो 5 आया। तो आई इक्वल टू कितना है? 5। पावर सर हमने सुना था कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। बहुत सही सुना था। 16 में -19 कितना? -3। और ये इसके बगल में अगर आंसर ऐसे छोड़ा, एम्पियर ना लिखा, तो तुम होगे गंदे पनिशमेंट का शिकार। एम्पियर लिखना सबसे बड़ा पाप है। ना लिखना पाप, ना लिखना। यूनिट ना लिखना फिजिक्स की दृष्टि में अपराध माना जाता है। अपराध नहीं करना है तुमको। तो भाई साहब करंट आई है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्या किया था सर इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया था बेटा कितने इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इतने बोला, यानी नंबर इलेक्ट्रॉन का, तो एन दिया गया था सर। ठीक है। टाइम दिया गया था सर, वो भी ठीक बात समझ में आई। सर करंट मांगा था, करंट मांगा था सर, हमने कहा I = Q/T लगा दो। लेकिन सर चार्ज दिया नहीं गया था, तो हमने कहा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिए गए, तो Ne/T लगा दो। क्या लगा दोगे? Ne/T। सर n की वैल्यू रखी, E की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी, सर करंट हमको फलस्वरूप प्राप्त हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूती देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर flows through a conductor, ठीक है। इफ चार्ज दिया गया है, चार्ज की बात बता दो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that will pass each second, through conductor। आइए इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के करते हैं सॉल्व और इसको गिराते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर, यूनिट याद करो। यूनिट याद करने से क्या होगा, अगर तुमको नहीं भी पता है तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे बेटा। तुम यूनिट याद होनी चाहिए। जैसे ही हमने देखा कि एम्पियर लिखा है, हमने कहा बेटा तुम जल्दी आओ, तुम करंट हो, करंट की जगह बैठो। 2-3 बातें लिख लो बेटा कि मिली जो होता है वो 10⁻³ होता है, माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, और नैनो जो होता है वो 10⁻⁻9 होता है। ये बेटा बिठा लो जरा। मिली जब भी स्मॉल m लिख के आएगा तो मिली होगा, जब भी म्यू लिख के आएगा वो माइक्रो होगा, और जब भी स्मॉल n लिख के आएगा वो नैनो होगा। म्यू, ये बातें बेटा पता होनी चाहिए। अब स्मॉल m लिखा है, यानी सर हमको एक बात समझ में आई, ये मिली लिखा है, और सर हम लोग मिली नैनो माइक्रो को हटा देते हैं। हटाते कैसे हैं सर? ये कुछ नहीं सर, बस मिली की जगह पे 10⁻³ तो बिठाना है। आ गई सर करंट, बहुत बढ़िया। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ये कितने एम्पियर की करंट कंडक्टर से बहती है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर n मांग रहा है, n मांग रहा है, बिठाओ सर। दैट विल पास ईच सेकेंड, सर टाइम दे दिया, ईच का मतलब 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड आ गया। आगे वह समझ में। आइए सॉल्व करते हैं। सर I दे दिया गया तो I = Ne/T लगेगा, क्योंकि n। अच्छा सर n का अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो IT, n = IT/E। आइए सर I की वैल्यू सर 1.6 × 10⁻³ T की वैल्यू 1,
ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर 1.6 से 1.6 मर गया, 10⁻³ था। सर पावर ऊपर 10⁻³ 10⁻19 ऊपर जाएगा तो सर 10⁻19। सर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर हो जाएंगी ऐड, तो 19 में 3 गया सर 16, यानी 10⁻16। फिनिश्ड, दैट्स ऑल माय ऑनर। आया जवाब। क्वेश्चन तुम्हारे कदम चूम रहा है। सफलता बेटा तुम्हारे कदम चूमेगी अगर तुम सफलता के कदम चूमोगे, समझे? ऐसे थोड़ी नहीं चूम लेगी तुम्हारे कदम, तुमको भी चूमना पड़ेगा उसका। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब लेते हैं जल्दी सफलता के पास जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर एक मिनट इसमें क्वेश्चन यार है नहीं क्या ज्यादा। चलो इसमें तो हो गए हैं खत्म, तो हम किस लिए हैं यहाँ पर बैठे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन की भरमार रामी मिश्रा के पास है, खत्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या लिख दिया जाए बेटा, इस बार क्वेश्चन कुछ अच्छा बनाया जाए। एक छोटा सा पहले कुछ क्वेश्चन आसान से कर लेते हैं ना। देखो, फाइंड द करंट when 20 electrons flows through a wire in 0.17। फिनिश्ड। अरे ये तो बेटा तुम आंसर इसका कमेंट में मारो, फटाक से फेंक के मारो सर, लीजिए खड़ाक से आंसर। ये सब क्वेश्चन सर छोटे मोटे क्वेश्चन हम नहीं करने वाले सर, क्या सर बातें करते हैं आप, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन सर। अरे सर पैरों के लोग सर, हटाइए हटाइए हटाओ हटाओ, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। I इक्वल टू क्यू बाई टी फेंक के मारना, क्यू नहीं दिया गया तो सर एनी बाई टी फेंक के मारेंगे, और सर आंसर बहुत प्यार से कमेंट में सहला के आपको दे के जाएंगे। आगे चार्ज हो गया अगर, करंट हो गई है अगर, तो चलते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस। बातों को सुनना, अगर सुनोगे तभी समझ आएगा, वरना जिंदगी में पछताओगे बहुत बुरा। चार्ज पैदा होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर चार्ज बहने लगे तो करंट, लेकिन चार्ज बहेगा क्यों? गुरुजी आपसे प्यार करेगा क्यों कोई? चार्ज बहेगा क्यों? तो चार्ज को बहाने का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन? पोटेंशियल। यानी अगर सर चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बह रहा है तो सर चार्ज की वजह से ही करंट पैदा हो रही, यानी करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा हो रही। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, एकदम सही उंगली पकड़ ली बेटा तुम, एकदम करेक्ट जवाब यू। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट पैदा होती है। होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का वही मतलब, मान लो कि ए से बी तक एक कोई चार्ज था क्यू, कोई क्यू चार्ज ए पर बैठा हुआ है। ए से बी तक जाने में, ए से बी तक इस क्यू चार्ज को ले जाने में कितना काम किया तुमने? ए से बी तक ले जाने में कितना काम किया गया, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्ज को लेके कौन जा रहा भाई साहब? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्ज फ्लो किसकी वजह से कर रहा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट पैदा होगी। बिल्कुल सही जवाब। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं हम डेल्टा वी से, किताबों में सिर्फ वी लिख देते हैं। घबराना मत, परेशान मत होना, क्योंकि हमने तुमको बता दिया है कि डेल्टा वी होता है, और डेल्टा वी होता है तो होता है। क्यों होता है? डिफरेंस है इसलिए होता है। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। बेटा इससे परेशान मत होना, क्लास 10th में बच्चे इससे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और छुप के बैठ जाते हैं, फिजिक्स से डर लगने लगता है।
सर ये क्या आ गया, भयानक सी आत्मा दिख रही है सर इसके अंदर। डेल्टा है बेटा, उससे डरना नहीं है। डेल्टा है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब बेटा होता है चेंज, चेंज, डिफरेंस, घटाना, सब्ट्रैक्ट, ये होता है बेटा डेल्टा। आ जाओ बेटा, ए से बी तक जाने में, क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन किया गया, यही कहलाता है डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी क्या होगा, क्यू चार्ज को, कोई क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन किया गया, यही क्या कहलाता है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला बन के आया डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। तो यहां पे क्या लिखा जाए, सबसे पहले Q इज इक्वल टू एनी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फिर डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वाओ व्हाट अ नाइस। अच्छा सर, वर्क किस में होता है, जूल में होता है। क्यू किस में होता है, कूलाम में होता है। लेकिन इसकी यूनिट जूल पर कूलाम नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, बंधुओं, इसकी यूनिट एक अलग से रखी गई है, वोल्ट। यूनिट रखी गई वोल्ट। ये जो झटके लगते हैं ना बेटा तुमको घरों में, जब पकड़ लेते हो क्या, तो 440 वोल्ट का झटका लगा, तो ये जो घरों में आ रही है, ये वोल्टेज आता है। घरों में क्या आता है, वोल्टेज। वोल्टेज आएगा भाई साहब, वोल्टेज आया, वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठा फेंक के मारेगा। जैसे ही फेंक के मारेगा, करंट तुमको छटाक से मारेगी, कहेंगे कि हम पैदा हो गए बेटा। जैसे ही चार्ज इस तरफ से इस तरफ जाएगा, इस वायर में पैदा होगी करंट, और तुमको लगने लगेंगे झटके। समझ में आई बात, नहीं आई? अगर आई तो इतना छापो, लिखवाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होगी, डिफिनीशन यही होगी कि क्यू चार्ज को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह जितना काम किया जाता है, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जी सर, समझ में अगर आया है, तालियां बजाओ, घर में ही बैठ गए अपने ही अपने। आओ भाई साहब, लिखो डिफिनीशन, लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to bring a charge from one point to another is known as PD। PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी प्यारी भाषा में लिखा है, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यूनिट उतारो बेटा, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। 440 वोल्ट छूने से लगे, क्या कुछ तो था, कुछ तो था गाना, कुछ तो था, कुछ तो था। कमेंट में लिख के बताओ क्या था वो गाना, याद रहा है भाई साहब। तो डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यूनिट होती है वोल्टेज। सर क्या यहां पर भी हम समझेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है? जी बेटा, जैसे हमने समझा था 1 एम्पियर क्या होता है, उसी तरीके से हम समझेंगे एक वोल्टेज क्या होता है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 हो गया, गलती कर दी। 1 वोल्ट क्या होता है? कुछ नहीं सर, डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अगर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो वर्क कितना, 1, और जूल होती है चार्ज कितना, 1 कूलम। मतलब क्या सर, वोल्टेज होता क्या है कि क्यू चार्ज को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह कितना काम किया जाए, तो वोल्टेज होता। तो 1 कूलम को ले जाने में जब 1 जूल का काम किया जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। लिखो, व्हेन 1 जूल of work is done in bringing a charge of 1 coulomb
from one point to another. Then potential difference is 1 volt. Note it down. Note down it. Note down it. गंदी राइटिंग है, समझो बेटा क्या कर सकते हैं, झेलो थोड़ा सा झेल लो, बस थोड़ा सा, बस बहुत जल्दी कर्सिव वगैरह ये सारी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बस जैसे ही होता है खड़ाक से ही फेंक के मारेंगे बेटा, कर्सिव राइटिंग में छपे हुए शब्द तुम्हारे सामने देखने को मिलेंगे और तुम लालायित उठोगे, आनंद से झूम उठोगे। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, लिखो भाई साहब, किताब में उसमें है नहीं तो थोड़ा करवाया जाए इससे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज ऑफ 2 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट? क्या है, व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड? क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव a 2 coulomb charge through potential difference of PD मतलब potential difference of 12 वोल्ट। 2 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करेगा? अगर 12 वोल्ट अप्लाई कर रहा है कितना काम करेगा भाई साहब? आइए बाबू, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, डेल्टा V इक्वल टू W बाई क्यू। डेल्टा V कितना दिया गया है, 12, क्यू कितना दिया गया है, 2 कूलम, कैपिटल होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V कितना, 12, क्यू कितना, 2, तो वर्क डन कितना, 24, और वर्क की यूनिट जूल होती है। वर्क की यूनिट जूल। जूल कैपिटल जे नहीं लिखते हैं, स्मॉल जे लिखते हैं, ये बेटा ध्यान रहे, कैपिटल जूल में कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल जे होगा। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसकी कोशिश करने के लिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, और लिखो इसमें जरा, इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, थर्ड लिखो, how much potential difference would be applied? How much PD will be applied to 3 coulomb of charge moved with 6 joule, moved by 6 joule of work। 6 जूल काम किया गया है और 3 कूलम, तो डेल्टा V इक्वल टू हम यूज करेंगे W बाई क्यू, है ना। W कितना दिया गया भाई साहब, 6, और कूलम कितना दिया गया, 3, कितना आ गया, 2, और वोल्टेज मारेंगे खटाक से कि यूनिट है वोल्टेज। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसके क्वेश्चन समझ में हमको अगर आते हैं तो और किया जाए इस पे। चलिए इतना इरेज करें, और यहां तक अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इरेज करते हैं इसको। ओम्स लॉ, कौन सी, ओम्स लॉ। ओम भाई साहब ने एक लॉ दिया, एक नियम दिया, क्या दिया, इन्होंने कहा कि अगर हम तार ले लें, क्या ले लें, तार ले लें, तार की लेंथ ना बदली जाएगा, तार को बदलना नहीं है, तार की लेंथ सेम हो, एरिया सेम हो, टेम्परेचर सेम, लेंथ सेम,
एरिया सेम, टेम्परेचर सेम, अगर ये तीनों चीजें ना बदली जाए, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और अगर इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, अलग अलग वोल्टेज, मान लो एक बार V अप्लाई किया 10, I आया 5, तो अगर अगली बार अगर हम 20 करेंगे तो I आएगा 10, और अगर अगली बार फिर 40 किया तो I आएगा 20, क्या आएगा 20, यानी V को बढ़ाने पर I बढ़ रहा था, V को बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा था, I। देखा गया कि अगर कोई एक तार लें और उसका हम एरिया ना बदलें, लेंथ ना बदलें, टेम्परेचर ना बदलें, तो देखा जा रहा था भाई साहब कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें, अगर पहले हमने वोल्टेज अप्लाई किया 10 तो 5 एम्पियर करंट जा रही थी, फिर हमने कहा भाई साहब 20 कर दो तो 10 एम्पियर करंट जाने लगी, और बढ़ाओ वोल्टेज और बढ़ने लगी, तो हमको पता चला कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगी, तो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की, भाई साहब बिल्कुल। अच्छा ये बात आज से दिमाग में बिठा लो, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, एक क्या आएगा, कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं आर, आर यहां पर जो आया है इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस, क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस, क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं भाई साहब, रेजिस्टेंस। क्या होता है सर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जैसे ब्रेकर, रोड में जा रहे हो तो ब्रेकर बने होते हैं, ब्रेकर क्या करते हैं, आपको रोकते हैं, जैसे कि रोड में चलने से आपको ब्रेकर रोक रहे हैं, आपकी स्पीड कम कर रहे हैं, उसी तरीके से तार में करंट को जाने से जो रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस, वो होता है रेजिस्टेंस। नहीं ये बात समझ में, इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट को आगे बहने से रोकता है, ये काम है रेजिस्टेंस का, ठीक है सर। तो V इक्वल टू आई आर बन गया फॉर्मूला, कैसे आया, हमने कहा कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो V इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आया, R आया, आई बात समझ में नहीं आई, आई की नहीं आई, तो भाई साहब R इक्वल टू यहां से फॉर्मूले में क्या बन गया, तो V बाई आई, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आया, V बाई आई। यहां तक बात समझ में आई हो तो बताइए। तो अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमको, तो वो लिख लेते हैं, ये मैं करता हूं इरेज, ये फिगर वगैरह के साथ बना लेना और मैं इरेज कर रहा हूं। आइए आगे लिखते हैं स्टेटमेंट, क्या कहा ओम्स लॉ, भाई साहब ओम्स लॉ ने कहा, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ अच्छी राइटिंग में आज लिखने प्रयास किया जाए, जो कि होगा तो नहीं, according to this law, पहले देख लिया जा, दिख रहा है, हाँ लिख दिया, according to this law, if the physical conditions, if the physical conditions, फिजिकल कंडीशन का मतलब लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया, if the physical conditions are and temperature, लिख लो, the physical condition and temperature are unchanged, are unchanged, अगर फिजिकल कंडीशन लेंथ और एरिया और टेम्परेचर ना बदले, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the, बहुत बड़ा जा रहा है यार, is directly proportional to the potential difference applied, यानी V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, कब होगा, जब फिजिकल कंडीशंस ना बदली जाए, यानी लेंथ एरिया वगैरह ना बदला जाए,
और टेम्परेचर सेम हो तब जो करंट होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात समझ में आ गई। V इज इक्वल टू आई आर। धन्यवाद अगर आपको बात समझ में आई है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास R क्या है? रेजिस्टेंस। इसको लिख लेते हैं। R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के ही बारे में। अगली हेडिंग लगा दो बेटा, रेजिस्टेंस। अगली हेडिंग रेजिस्टेंस लगा दो। क्या होता है रेजिस्टेंस समझता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बेटा आर से लिखते हैं। ये होता क्या है? लिखो, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को बहने से रोकता है। इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को बहने से क्या करता है? रोकता है। इस अच्छा ठीक है, आगे आइए समझ। अब देखा गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो फॉर्मूला आपको पता है, आर इक्वल टू वी बाई आई। एक तो पता है, दूसरा इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब होता क्या है जरा समझ। आर इक्वल टू वी बाई आई। आओ अच्छा और समझ लेते हैं। आर इज इक्वल टू वी बाई आई तो समझ में आया। इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। और ऐसे ही ओम को ऐसे लिखते हैं। कहां से आई आर? रेजिस्टेंस आया कहां? रेजिस्टेंस आया ओम्स लॉ से। जब ओम साहब ने देखा कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ रही है तो पता चला हाँ वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, V इज इक्वल टू आई आर। आर पता चला रेजिस्टेंस, तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या दे दी गई? ओम दे दी गई। फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए और पता चला कि अगर कोई वायर है, अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, एरिया A है, तो पता चला कि अगर लेंथ बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लंबा तार कर दोगे और ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, छोटा तार तो कम। अच्छा, और देखा गया कि अगर एरिया मोटा कर दें, यानी मोटा तार ले लें, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और अगर पतला तार ले लो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पता चला कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के इनवर्सली रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी अगर तार लंबा करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? इनवर्सली। इनवर्सली मतलब क्या? कि अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। हाँ ठीक है, यहां तक बात समझ में। मोटा तार अगर होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा और पतला तार होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मोटे तार में ज्यादा करंट बहेगी, पतले तार में कम। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई पतला तार है और हाई वोल्टेज जगह पर लगा दो, जहां से ज्यादा करंट आ रही, तो वो क्या होता? पिघल जाता है, हीट आ जाती है। अभी हीट कैसे आती है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं ये बात। अगर हम इनको साथ लिखें तो इनको हम साथ लिख सकते हैं L बाई ए। L ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है सर, अभी तो पढ़ के आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर जो बेटा कांस्टेंट आता है वो आता है रो। ये रो पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? रो। और रजिस्टिविटी, इसको ही रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है ये आगे देखेंगे। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आया रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां तक हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ओम्स लॉ के पर। R इज इक्वल टू वी बाई आई पर और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम वी बाई आई वाले करते हैं, फिर उसके बाद वो वाले करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। कैलकुलेट थोड़ा सा भी दिक्कत हुई होगी लाइट की वजह से, तो ठीक है झेलो भाई, हम भी झेल तो रहे हैं। रात के समय कम से कम बज रहे होंगे 12:30 या 1। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड
क्रॉस अ कंडक्टर, वे वीडियो भाई फैलाना है तुम लोगों को बस, ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इस तरीके से और वन शॉट चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm to pass a current of 1.5 एम्पियर 1.5। आ जाओ भाई साहब, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, यानी वी अब लिखेंगे हम लोग, वी मांगा हमसे। रिक्वायर्ड क्रॉस कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, आर 5 दिया गया और करंट दी गई है 1.5, वी मांगा है, तो वी इज इक्वल टू क्या भाई साहब, आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वी इज इक्वल टू आई आर। कोई दिक्कत, वी मांगा है भाई साहब, आई दिया गया 1.5, आर दिया गया 5, वी कितना आ गया 7.5, खत्म। इतने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, हमको लग रहा है, पता है तुमको तकलीफ हो रही कि सर ये इतने आसान आसान क्वेश्चन करवाओगे, क्या क्या करें बेटा, होते हैं तो करोगे तो भाई। चलिए हटो, जल्दी अरेंज करो, होते तो हैं और अच्छे अच्छे, लेकिन अब उसके लिए कम से कम हमको पूरी क्लास लेनी पड़ेगी जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चन कराएंगे, और ये तभी पॉसिबल होगा बेटा जब ये वाली अच्छी क्लास जाएगी, तब हम क्वेश्चन वाली लेके आएंगे। फिर 1-2 घंटे उसमें बिताओ कायदे से, लो तुमको जितने क्वेश्चन लेने हैं एनटीएससी तक के करवाते हैं हम। एन इलेक्ट्रिकल गैजेट draws a current of 200 milliampere from a battery of 12 volt. Find its resistance. आर मांग रहा है, आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी बाई आई। क्वेश्चन में क्या दिया गया, इलेक्ट्रिकल गैजेट ड्रॉ करंट ऑफ, कितनी करंट ले रहा है 200 मिली एम्पियर। मिली का मतलब कितना बताया था कि एम कहीं लिख करके आ जाए, तो 10 की पावर -3, क्योंकि हम चेंज करेंगे मिली माइक्रो नैनो मिली, तुरंत उठा के पटकूं उनको, और 10 टू द पावर -3 फेंक की मारो, 10 टू द पावर -3 फेंक की मारा हमने। और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया 12 वोल्ट, और 1 मिनट 12 वोल्ट रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज दिया गया 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालना, वी कितना 12, आई कितना 200 into 10 to the power -3, R is equal to 12, 10 to the power -3, 200 इधर, इसके इधर कितने जीरो खा जाएगा ये, अच्छा, और 200 को लिख सकते हो 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power -3, तो R is equal to कितना, 2 से उड़ाया हमने 6 अपॉन में नीचे 10 to the power -1, देखो पावर -3 में से 2 करोगे तो -1, ये ऊपर जाएगा तो कितने में 10 टू द पावर 1 लिखेंगे तो 10 ही बन जाएगा, तो R कितना आया 7, R कितना आया 60, रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 60 ओम आ गया। यहां तक अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगली क्लास रखेंगे क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है, कम से कम 1 बज चुके हैं रात के, तो अब हम इसके अगली क्लास सुनेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। फिर रजिस्टिविटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फिर रजिस्टिविटी, और फिर हम पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पावर, हीट, एनर्जी, ये सारी चीजें, और फिर कहीं जाकर के हमारे चैप्टर का अंत होगा। तो अभी कम से कम इस चैप्टर में 5 घंटे, 5 आवर्स, 5 घंटे का भी बचा हुआ पोर्शन है,
क्योंकि क्वेश्चन 2 घंटे और क्वेश्चन 3 घंटे और 2 घंटे में आगे वाला पूरा पोर्शन, तो पूरा 5 घंटे का अभी बाकी है। 6 घंटे लगते हैं इस चैप्टर को खत्म करने में, 6-7 घंटे, तो 5 घंटे बस। जैसे ही इस वीडियो में जितना तुम लोग पे याद होगी उसी हिसाब से हम अगला प्लान करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द।